नमस्ते दोस्तों, एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ स्टार्ट करता हूं आज का एपिसोड। इजराइल और ईरान के बीच जो वार चल रहा था वो ऑफिशियली खत्म हो गया है। सीज फायर एग्रीमेंट साइन हो गया है, लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूं वो सिर्फ हेडलाइंस में नहीं मिलेगा। असली कहानी ये है कि जब ईरान पर बॉम्ब्स गिरे तब उसके सबसे बड़े दोस्त रशिया और चाइना बिल्कुल गायब हो गए थे। आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि जो अमेरिका एक्सिस ऑफ इविल बोलता था वो एक्चुअली एक्सिस ऑफ कन्वीनियंस निकला। मतलब सिर्फ फायदे के लिए बनाई गई दोस्ती सच्ची दोस्ती नहीं होती। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि सीज फायर के बाद जो जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का खेल सेट हुआ है उसमें इंडिया का मास्टर प्लान छुपा हुआ है। मैं गारंटी देता हूँ कि जो मैं अगले 15 मिनट्स में बताऊंगा वो आपकी मिडिल ईस्ट की अंडरस्टैंडिंग को हमेशा के लिए बदल देगा। सो वेलकम टू द मैन ऑफ विजडम वो चंदन कुमार, जहां हम कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिक्स को सिंपल स्टोरी टेलिंग के थ्रू समझते हैं। लेकिन पहले एक शॉकिंग फैक्ट्स बताता हूं। 433 डेज इतना लंबा चला ये कॉन्फ्लिक्ट। अक्टूबर 7, 2023 को हमास ने ऑपरेशन तूफान अल अक्सा स्टार्ट किया था और अब जून 2025 में जाकर इजराइल ईरान सीज फायर तक पहुंच पाए हैं। हमास मतलब पैलेस्टीन का मिलिटेंट ग्रुप है और ऑपरेशन तूफान अल अक्सा मतलब स्टॉर्म ऑफ अल अक्सा, ये उनका कोड नेम था इस ऑपरेशन का। पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो हिस्ट्री बुक्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि सीज फायर सिर्फ पेपर पे है। असली गेम अब शुरू हुआ है और इस गेम में इंडिया का रोल सबसे ज्यादा क्रूशियल है। वीडियो को एंड तक देखते रहिए, क्योंकि मैं रिवील करूंगा ईरान के सक्सेशन क्राइसिस यानी लीडरशिप चेंज के क्राइसिस और इंडिया के मास्टर स्ट्रेटेजी का डायरेक्ट कनेक्शन। दोस्तों, पहले ये समझते हैं कि वॉर सिर्फ इजराइल ईरान के बीच नहीं था, ये एक्चुअली एक प्रॉक्सी वर्ल्ड वॉर था। मतलब डिफरेंट कंट्रीज अपने अपने सपोर्टेड ग्रुप्स के थ्रू लड़ रहे थे। अक्टूबर 7, 2023 को हमास ने ऑपरेशन तूफान अल अक्सा लॉन्च किया। गाजा में इजराइल ने इसका रिस्पॉन्स दिया और फिर लेबनान के हिजबुल्ला इन्वॉल्व हुआ। और हिजबुल्ला का मतलब शिया मुस्लिम का मिलिटेंट ग्रुप जो ईरान सपोर्ट करता है। उसके बाद सीरिया का असद रजीम कमजोर हुआ और येमेन के हौदीज ने अटैक किए और फाइनली ईरान डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में आया। अब सीज फायर के बाद का स्कोर कार्ड अगर देखें तो इसमें इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स की टीम ने क्या अचीव किया, चलिए देखते हैं। हमास को गाजा में कंप्लीटली डेसिमेट किया यानी कि डिस्ट्रॉय कर दिया। हिजबुल्ला को न्यूट्रलाइज किया मतलब उनकी पावर खत्म कर दी। सीरिया के असद को वीकन किया। यमन के हौदीज को सबड्यू किया यानी कि कंट्रोल में लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो 20 ईयर्स से डेवलप्ड हो रहा था उसको ऑब्लिटरेट किया, मतलब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। दूसरी तरफ ईरान के लॉसेस देखिए, उनका मिसाइल फोर्स डिस्ट्रॉय हो गया, न्यूक्लियर साइंटिस्ट असैसिनेट हो गए, मतलब टारगेट किलिंग हुई, मिलिट्री पर्सनल की टारगेटेड किलिंग हुई और रीजनल प्रॉक्सीज डिसमेंटल हो गए। प्रॉक्सीज का मतलब वो ग्रुप जो ईरान सपोर्ट करता है अपने डिफरेंट कंट्रीज में। पर यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईरान के अलाइज रशिया और चाइना वॉर के दौरान कंप्लीटली मिसिंग थे। और सवाल उठता है कि आखिर वो क्यों मिसिंग थे? क्योंकि कन्वीनियंस के अलायंस और कमिटमेंट के अलायंस में जमीन आसमान का फर्क होता है। पर दोस्तों, रियल क्राइसिस अब स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि सीज फायर सिर्फ एक्ट 1 का एंड था। एक्ट 2 में असली ड्रामा छुपा हुआ है। ईरान के अंदर एक टाइम बॉम्ब टिक कर रहा है। ईरान की टोटल पॉपुलेशन 85 मिलियन है और एथनिक माइनॉरिटीज यानी डिफरेंट कम्युनिटीज का ग्रुप 40% हिस्सा इसमें रखता है। इसमें कुर्द्स, अज़ेरीज, अरब और सुन्नी मुस्लिम शामिल है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी 86 साल के हैं और 36 साल से पावर में हैं। सुप्रीम लीडर मतलब ईरान के सबसे पावरफुल पर्सन जो रिलीजियस और पॉलिटिकल दोनों मैटर डिसाइड करते हैं। अब उनका सक्सेशन क्राइसिस आ रहा है, मतलब लीडरशिप चेंज का प्रॉब्लम हो रहा है। दो मेन कंटेंडर्स हैं इसके लिए,
उनका बेटा मुस्तफा खमीनी और हसन खोमेनी जो आयतुल्लाह खमीनी के ग्रैंडसन है। आयतुल्लाह खमीनी वो लीडर हैं जिसने 1979 में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन को लीड किया था, और मुस्तफा यानी मुस्तफा जो हैं वो अली खमीनी के बेटे हैं, और इनको एज अ कंटेंडर का फ़ायदा ये है कि ये डायरेक्ट ब्लड लाइन से आते हैं और इनको इनसाइडर नॉलेज है। लेकिन इनके नुकसान ये भी हैं कि इनको पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिलता, यानी कि मासेस इनको सपोर्ट नहीं करती। लोग इसको डायनेस्टी पॉलिटिक्स से इसको समझते हैं और इसे नेपोटिज्म का नाम भी देते हैं। हसन खोमेनी को रिवोल्यूशनरी लेगेसी मिली है और कुछ पॉपुलर सपोर्ट है उनको, लेकिन हार्ड लाइनर्स यानी कि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो अपोज करते हैं, क्योंकि जो हसन खोमेनी है उसके व्यूज़ जो हैं वो मॉडरेट व्यूज़ हैं। यहाँ डेंजर ये है कि अगर रॉन्ग सक्सेशन हुआ तो ईरान बन सकता है नेक्स्ट लीबिया, सुदान या सोमालिया, जहां कंप्लीट केओस है। 40% एथनिक माइनॉरिटीज के साथ ये परफेक्ट रेसिपी है सिविल वॉर के लिए। और यहाँ पे इंडिया का मास्टर स्ट्रोक आता है, क्योंकि इंडिया ने क्वाइटली रिलेशन बिल्ड किया है इन सब के साथ, वो पर्शियन हो, कुर्द्स हो, अज़ेरीज हो या अरब हो, कोई भी फैक्शन अगर पावर में आए इंडिया उसके लिए रेडी है। पर ईरान सिर्फ एक पीस है इस कॉम्प्लेक्स पजल का। पैलेस्टीन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का रियल सॉल्यूशन अभी भी पेंडिंग है। गाजा का हार्श रियलिटी ये है कि मास स्टार्वेशन चल रहा है और सिविलियंस कैजुअलिटीज थाउजेंड्स में है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया है और रीबिल्डिंग में कई साल लगेंगे। वेस्ट बैंक की डिटेरियोरेटिंग सिचुएशन ये है कि जीविश सेटलर्स वायलेंस इंक्रीज हो रहा है। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट अब्बास का सस्पेंडेड ट्रांजिशन है और 2 स्टेट सॉल्यूशन पॉलिटिकली इम्पॉसिबल लग रहा है। 2 स्टेट सॉल्यूशन मतलब इजराइल और पैलेस्टीन दोनों के लिए सेपरेट कंट्रीज बनाना। इजराइल के भी इंटरनल चैलेंजेस हैं, रिमेनिंग हॉस्टेजेस को रिलीज करने का प्रेशर है, नेतन्याहू का करप्शन ट्रायल सस्पेंडेड है बट लोग उसे भूले नहीं हैं। नेतन्याहू इजराइल के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं जिन पे करप्शन के केसेस चल रहे हैं। वॉर इकोनॉमी का मैसिव पोस्ट है और सोसाइटी में डीप डिवीजन है, और यहाँ पे इंडिया का अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको एक्सक्लूसिव इनसाइडर इंफॉर्मेशन देता हूँ। इंडिया ने क्वाइटली ऑफर किया है रिकंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स गाजा के लिए, पर एक कंडीशन ये है कि पीस प्रोसेस में इंडिया को मीडिएटर का रोल देना होगा। अब मैं रिवील करता हूं इंडिया के एक्चुअल स्ट्रेटेजी, इंडिया के 5D चेस मूव को, यानी कि इंडिया का 5 डायमेंशनल स्ट्रेटेजी क्या है। डायमेंशन 1 एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, ईरान से ऑयल डील्स सैंक्शन के बाद भी कंटिन्यू करना, इजराइल से टेक कोलैबोरेशन करना और अरब कंट्री से गैस पार्टनरशिप रखना। और इसका रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये है कि एनर्जी सिक्योरिटी प्लस डिप्लोमेटिक लेवरेज इंक्रीज होंगे। और डायमेंशंस 2 की बात करें तो कल्चरल सॉफ्ट पावर इन सारे कंट्रीज में है अवेलेबल। बॉलीवुड ईरान में पॉपुलर है, योगा इजराइल में ट्रेंडिंग है और आईटी सर्विसेज अरब वर्ल्ड में फेमस है। रिजल्ट पीपल टू पीपल कनेक्शन और भी स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। तीसरी डायमेंशन की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन जो है इंडिया का होगा। कैसे? गाजा रीबिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट, ईरान इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या इजराइल की टेक पार्टनरशिप हो। इकोनॉमिक, इसका रिजल्ट ये होगा इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, मतलब सबका बिजनेस इंडिया के साथ होगा। चौथी डायमेंशन की बात करें तो डिप्लोमेटिक बैलेंस है। नो एक्सक्लूसिव अलायंसेस, मतलब किसी एक ग्रुप के साथ एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप नहीं है। न्यूट्रल मीडिएटर इमेज मेंटेन करके रखना, सिविलाइजेशनल विजडम अप्रोच लेना, और इसका रिजल्ट ये है कि ट्रस्ट फ्रॉम ऑल साइड्स। पांचवी डायमेंशन और सबसे महत्वपूर्ण डायमेंशन स्ट्रेटेजिक पेशेंस, लॉन्ग टर्म विजन, सस्टेनेबल सॉल्यूशन फोकस और विन विन आउटकम प्रेफरेंस। और इसका रिजल्ट ये होगा लास्टिंग पीस आर्किटेक्चर जो इंडिया बनेगा। सबसे जीनियस मूव ये है कि इंडिया ने
कभी एक साइड को पिक कभी भी नहीं किया। रिजल्ट, जब रियल मीडिएशन की जरूरत पड़ेगी सबकी नज़र इंडिया पे होगी। मीडिएशन मतलब डिस्प्यूट सॉल्व करना डिफरेंट पार्टीज के बीच में, और इंडिया ये कर सकता है, बस कमी है तो मौके की, और ये वो सही मौका है। अब मैं आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट करके दिखाता हूँ और आप बताइए कि कहाँ तक ये फ्यूचर प्रेडिक्शन सही हो सकता है। 2025 एंड तक ईरान सक्सेशन क्राइसिस पे होगा। 2026 स्टार्टिंग में गाजा रिकंस्ट्रक्शन बिगिन होगा। 2026 मिड में इंडिया का ऑफिशियल मीडिएटर रोल मिलेगा। 2026 के एंड तक अब्राहम एकॉर्ड 2.0 विद ईरान होगा। अब्राहम एकॉर्ड मतलब कि पीस एग्रीमेंट जो इजराइल ने अरब कंट्री के साथ साइन किया था। 2027 तक इंडिया मिडिल ईस्ट पीस आर्किटेक्ट बन सकता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखिए, ऑयल प्राइसेस स्टेबल रहेंगे मतलब इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी। ट्रेड रूट्स रीओपन होंगे मतलब इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बनेगा। लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस होंगे मतलब इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें बूस्ट मिलेगा। टेररिज्म रिड्यूस होगी मतलब इंडिया की सिक्योरिटी और भी बेटर इंप्रूव होगी। और जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात करें तो चाइना इंडिया के बढ़ते इन्फ्लुएंस से नर्वस हो सकता है। पाकिस्तान आइसोलेटेड होगा इंडिया के अरब फ्रेंड्स की वजह से। रशिया डिपेंडेंट होगा इंडिया के एनर्जी अल्टरनेटिव से, और यूनाइटेड स्टेट पार्टनर बनेगा इंडिया के शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यू की वजह से। दोस्तों अब टाइम है एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन की। चाइनीज फॉरेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो मैं सोर्स नहीं बता सकता, उसमें ये कंसर्न है इंडियाज मिडिल ईस्ट पाइवोट थ्रेट असेसमेंट। इसमें क्या है? इसमें ये कंसर्न है कि इंडिया की बैलेंस डिप्लोमेसी चाइना के इन्फ्लुएंस को इरोड कर रहा है। उनको दिक्कत ये है कि ईरान इंडिया एनर्जी पार्टनरशिप चाइना को बाईपास कर रहा है, और उनकी स्ट्रेटेजी ये है कि पाकिस्तान ईरान बॉर्डर प्रोजेक्ट के थ्रू इंडिया को काउंटर करना। दूसरे डॉक्यूमेंट जो मिली है उसमें ये लिखा है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इंडिया को चैलेंज कर सकता है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के ऑल्टरनेटिव कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का जो मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ये उसको हैम्पर कर सकता है। सोल्यूशन क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को ईरान के थ्रू एक्सेलरेट करना, और विद इन द टाइमलाइन जब तक कि मिडिल ईस्ट प्रेजेंस में एस्टैब्लिश हो उससे पहले ये करना। तीसरी डॉक्यूमेंट इसमें ये है कि यूएस इंडिया पार्टनरशिप इन मिडिल ईस्ट। इसमें ये लिखा है, इसमें फियर, चाइना को फियर ये है कि क्वाड का एक्सपेंशन होगा मिडिल ईस्ट में, और आपको पता ही है क्वाड में अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप है, और अगर ये मिडिल ईस्ट में इनकी प्रेजेंस बढ़ती है तो चाइना, जाहिर सी बात है, उसको डर लगेगा और वो चाहेगा कि इसको कमज़ोर किया जाए। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका भी सीक्रेटली खुश है इंडिया के इस रोल से। क्यों? क्योंकि इंडिया डेमोक्रेटिकली हैंडल कर सकता है जो अमेरिका मिलिटरली नहीं कर पाया। दोस्तों हिस्ट्री विटनेस कर रही है एक न्यू सुपर पावर का बर्थ। 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया, 2014 में डिजिटल इंडिया रिवॉल्यूशन हुआ, और 2025 में ग्लोबल मीडिएटर स्टेटस मिल सकता है। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, ये प्लान्ड जर्नी है। पर यहाँ रियल क्वेश्चन ये है, क्या हम एज इंडियंस रेडी हैं इस ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए? क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो आ गया है पर एग्जीक्यूशन हम पे डिपेंड करता है। वेस्ट एशिया का क्राइसिस इंडिया के लिए गोल्डन चांस है। पैलेस्टीनियन सफरिंग इंडिया के ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी का टेस्ट है। ईरान का सक्सेशन इंडिया के स्ट्रेटेजिक पेशेंस का प्रूफ है। इजराइल की सिक्योरिटी इंडिया के बैलेंस्ड अप्रोच का वैलिडेशन है। अगर इंडिया ने ये सब सक्सेसफुली हैंडल किया तो 2030 तक इंडिया won't just be a rising power, India will be the power that solves global conflict. तो फाइनल क्वेश्चन, क्या आप रेडी हैं इस हिस्टोरिक जर्नी का हिस्सा बनने के लिए? एक्शन प्लान ये है, लाइक बटन पे क्लिक करिए क्योंकि ये एल्गोरिदम को सिग्नल देता है कि ये ग्राउंड ब्रेकिंग कंटेंट है। सब्सक्राइब करिए विद ऑल द नोटिफिकेशन ऑन, क्योंकि मैं एक्सक्लूसिव जियोपॉलिटिकल इंटेलिजेंस शेयर करता हूँ जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताती। कमेंट में भारत रेडी है लिखिए अगर आप सपोर्ट करते हैं इंडिया के ग्लोबल मीडिएटर बनने को। दोस्तों आज की स्टोरी सिर्फ मिडिल ईस्ट क्राइसिस की नहीं थी, ये स्टोरी थी एक न्यू इंडिया के इमर्जेंस की, एक इंडिया जो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करता है, क्रिएट नहीं करता। मैं हूं चंदन कुमार और याद रखिए, सोचिए मत, समझिए, समझाइए और सपने में नहीं
रियलिटी में भारत को विश्व गुरु बनाइए। जय हिंद, जय भारत।